Good morning to all of you. So today we will start the electrophilic addition. So first question is, what do you mean by the electrophilic addition? So let me explore. Alkene and alkyne, these are two function groups. As we know, these are unsaturated hydrocarbon and they both will act as a nucleophile. ये दोनों ही nucleophile की तरह act करते हैं. न्यूक्लियोफाइल मींस दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज देखो कैसे हैं ये. एल्कीन एल्काइन में ये फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा है, रिमेनिंग बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड है. एंड एज वी नो कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ एल्कीन इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर. एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आधा तो ऊपर होता है और आधा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होता है. तो देखो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री है इसकी. This one is pi electron cloud. That will be the pi electron cloud. Okay. So it will be electron rich species. That's why alkene, alkyne, benzene itself act as a nucleophile. अब न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिच है तो डेफिनेटली इनके ऊपर बताओ पहला अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा, राइट? चलिए तो लेट मी एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मीनिंग क्या है और मैकेनिज्म क्या है वो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो चलिए लेट मी स्टार्ट. देखो ये एल्कीन मैंने ड्रॉ कर दी है ना. एल्कीन इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल है तो पहला अटैक कौन कर रहा है? फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज विल बी इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है. एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां की तरफ होती है बताओ आप? रिच से डेफिशिएंट या डेफिशिएंट से रिच? वो होगी रिच से डेफिशिएंट. मान लो मैंने एरो ये बना दिया, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? डेफिनेटली ये इनकरेक्ट है. अब ये जो बना है वो करेक्ट है या नहीं है? डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ एरो इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट की तरफ होता है. तो एरो का डायरेक्शन इस तरह से होगा और एरो इज द गेम चेंजर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यदि आपने एरो गलत डायरेक्शन में बना दिए तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कुछ इंटरमीडिएट बनेगा. इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का हमारा बन जाएगा. ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट होगा और ये इंटरमीडिएट बन गया हमारा. अब ये इंटरमीडिएट जो बना कार्बोकेटायन, ये वेकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास. दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. वेकेंट p ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. 6 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट है. तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल गया. ओके. अब इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों पड़ा? क्योंकि देखो दिस वन विल बी द स्लो स्टेप. ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. अब स्लो स्टेप देखते कैसे हैं? जिस स्टेप में सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वही स्लो स्टेप होगा. इस स्टेप में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? वो है ऑक्टेट. ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली वो स्टेप थोड़ा अनफेवरेबल जाएगा. अनफेवरेबल होने की वजह से स्लो स्टेप है. ये आरडीएच है जो कि रेट को कंट्रोल कर रहा है और ये स्टेप फास्ट है हमारा. और स्लो स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है. दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया. इट मींस एल्कीन और एल्काइन, इन और आइन की मेन रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई. ठीक है ना. चलिए ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. अब मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बताओ क्या मीनिंग होता? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेनली कौन देते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब होता बताओ आप? फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में कौन अटैक कर रहा होता? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल. और फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल. अब इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. देखो आप, उससे भी हमें काफी सारी चीजें सीखने को हमें मिलेगी. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. देखो यहाँ तो बनाया हमने एनर्जी कर्व बनाया और यहाँ बनाया हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना दिया हमने, है. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो हमें कैसे मिलेगा? कुछ इस तरह का हमें मिलेगा. अब ये देखो क्या है यहाँ पे? ये तो एल्कीन है. ठीक है. यहाँ पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने. पहले स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने E+ के वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट किया. वी गॉट द ट्रांजिशन स्टेट 1.
ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जहां बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रोकिंग दोनों एक साथ हो, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये पॉइंट क्या है बच्चों बताओ, दिस पॉइंट इज नॉन एज इंटरमीडिएट, ये अभी जो हमारा इंटरमीडिएट बना वो हो गया। फिर ये दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2, इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर हमने क्या बनाई थी, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनाया था हमने, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 बन गई। और फाइनली इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके ये प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ये हो गई हमारी, फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। अब स्लो स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप है, दैट्स व्हाई इसका हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर हाईएस्ट आएगा, जितना एनर्जी बैरियर हाईएस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा। ओके, और देखो ट्रांजिशन स्टेट 1 में ये तो इस स्टेप का क्या हो गया रिएक्टेंट, ये इस स्टेप का हो गया प्रोडक्ट, ये इस स्टेप का रिएक्टेंट है, ये इस स्टेप का प्रोडक्ट है। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी किसके ज्यादा पास है बताओ आप, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के। और प्रोडक्ट क्या कौन है, इंटरमीडिएट, मतलब ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा एनर्जी बैरियर उतना ही कम होगा, और एनर्जी बैरियर जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसका एक अहम एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, देखो हैलोजनेशन, एक हैलोजनेशन रिएक्शन हम लेते हैं, उसकी मैकेनिज्म हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम हेडिंग डालते हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का बताओ क्या मीनिंग है, हैलोजनेशन का मीनिंग है हैलोजन का ऐड होना, राइट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने साइक्लोहेक्सीन, ओके, इसमें हमने मिला दिया ब्रोमीन और यहां डाल दिया हमने CCl4। CCl4 क्या है बच्चों, इट विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा, नॉन पोलर या पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इट विल एक्ट एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे ही आप ये ऐड करोगे, CCl4 ले लो आप, क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3 ले लो, या डाइक्लोरोमीथेन ले लो, कोई सा भी सॉल्वेंट ले लो आप। तो देखो यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, एक Br वेज एक Br डैश। भाई ये सिग्मा बॉन्ड, ये मान लीजिए पाई बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर के क्या बन गया, 2 सिग्मा, और इससे एक Br वेज और एक Br डैश अटैच हो गया। या ये प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का भी बन सकता, यहाँ डैश बना दो, यहाँ वेज बना दो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये Br वेज और डैश है, इसका क्या मतलब है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मतलब यदि है ना रीजेंट का अप्रोच अपोजिट साइड से हो, मतलब एक तो अबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। और मान लो दोनों का अटैक सेम साइड से हो रहा हो, एक तरफ से हो रहा हो, या तो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, उसको हम डिफाइन करते हैं सिन एडिशन। ये एडिशन बेसिकली कौन सा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। अब क्वेश्चन आता है सर हमें कैसे पता चले कब सिन एडिशन होगा कब एंटी एडिशन होगा। तो पहली बात तो इसका एक्सप्लेनेशन है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रिएक्शन सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है। फिर इसकी डायरेक्ट टेक्निक भी है कि कौन सी रिएक्शन में सिन होता है, कौन सी में एंटी एडिशन होता है, उससे भी हम फाइनली एक टेबल के थ्रू इसको हम समराइज कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प आपको मिलेगी। अब देखो ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बने। ठीक है, तो देखो आप ये वेज और डैश बनाया, इसका मतलब ये एंटी एडिशन है। मान लो दोनों आपने वेज बनाया था, दोनों डैश बनाया था, इसका मतलब वो सिन एडिशन था। अब बताओ इनमें कायरल कार्बन ढूंढो आप, कायरल कार्बन कितने बताओ, 2। ठीक है, सिमेट्री है या नहीं बताओ आप, सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो दोनों ही हमें चेक करनी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो आई थिंक दोनों ही एब्सेंट है, ना तो POS ना COS। तो बताओ ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, दोनों ही प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, अब ये मिरर इमेज है या नहीं बताओ आप, मिरर आपने कहाँ रख दिया, फ्रंट में रखा, तो बताओ वेज का डैश दिखेगा और डैश का आपको वेज दिख जाएगा, इसका मतलब ये मिरर इमेज है। तो बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 2, और जो तो ये क्या हो गए एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होता है, एनेंशियोमर की 3 खास बात, नंबर 1 एक तो वो स्टीरियोइसोमर होने चाहिए, दूसरी बात उनका
वो मिरर इमेज होनी चाहिए, और तीसरी बात वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो ये एनेंशियोमर्स हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आ गया इसी इश्यू में कितने प्रोडक्ट बने, 2, और दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है। ठीक है, अब ये जो Br2 है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर है बच्चों इसका? रेडिश ब्राउन कलर है। तो Br2 ये जब आप जैसे ही एल्कीन में Br2 ऐड करोगे ना, तो ये इसकी रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देंगे। तो बेसिकली इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है ये, ठीक है ना। अब अनसैचुरेशन का टेस्ट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अनसैचुरेशन का टेस्ट है मतलब ये टेस्ट कौन कौन देता है? एक तो एल्कीन देता है और एक एल्काइन। ये दोनों ही एल्कीन और एल्काइन Br2 के रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देगा। बेंजीन एरोमेटिक ऑलरेडी स्टेबल है, वो नहीं करेगा। एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।